इसका भी पैकेट में आया था कल, दे देंगे। कौन सा कलर का आते आते चिड़वा भी पड़ेगा। आज का रिवीजन है हम लोगों का AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सी जो भी एंटिटी को अपनी इनकम्स के ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स देना होता है, जो आप इनकम टैक्स की क्लास में, ट्यूशंस में भी पढ़ते हैं, उस इनकम टैक्स को करंट टैक्स बोला जाता है एज पर AS22। उसी को हम लोग अपने डिस्कशन में, कैश फ्लो में, कंपनी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी का, मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख रुपया आया, माइंड दिस वर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एज कंप्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख आया, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स मान लीजिए 1 लाख है, और डेप्रीसिएशन एज पर आईटी 1,40,000 है। तो बहुत कॉमन बात है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला होगा, ये डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपया, बुक्स वाला डेप्रीसिएशन माइनस करके आया होगा। लेकिन इनकम टैक्स पेएबल पता करने के लिए डेप्रीसिएशन एज पर आईटी माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों तो माइनस कर नहीं सकते। लेकिन ऑलरेडी 1 लाख तो इसमें से 4 लाख में से माइनस है, आप लोग इनकम टैक्स की क्लास में पढ़ते होंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टैक्सेबल इनकम कितना है, तो आप में से बच्चा बता देगा कि सर 1 लाख ऐड कर दो, 1,40 माइनस कर दो, क्योंकि 1 लाख जो बुक्स वाला डेप्रीसिएशन है वो तो अलाउड नहीं होता, टैक्स वाला अलाउड होता है। ये आप लोग जो टैक्सेबल इनकम के बड़े बड़े सम इनकम टैक्स की क्लास में करते होंगे, ये वहां से पता चलता है। तो मान लो अपना आंसर आया 3,60,000। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का रेट 30% है, तो आप बोलेंगे मेरा जो टैक्स पेएबल है वो है 3,60,000 इंटू 30%, जिसका आंसर आएगा 1,08,000। तो ये टैक्स जो हम सरकार को देंगे, ये रियल टैक्स है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, करेंट टैक्स, ये पांचों इसी का ही नाम है। और जर्नल एंट्री बड़ा सिंपल है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 1,08,000। इसका अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको कंपनी अकाउंट्स में और उसके पहले भी कई बार आप लोगों को सिंगल एंट्री की क्लास में भी डिस्कस, किसी भी क्लास में हम लोग जानते हैं ये वाला जर्नल कैश फ्लो में कितना प्रैक्टिस किए हैं इसका। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, और ये PL 1,08,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। मतलब जहां PBT लिखते हैं उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं तब तो PAT आता है। जैसे अपना PBT 4 लाख जो आया, ये PL बनाते समय 2 आइटम इनकम 7 आइटम एक्सपेंस, जो मैं कंपनी बैलेंस शीट में फॉर्मेट बताता हूं ना, तो ये 2 - 7 करने से 4 लाख आया PBT, लेस टैक्सेस 1,08,000 रुपया माइनस कर दिए तो आ गया 292 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 1,08,000 PL में डेबिट होता है, और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 1,08,000 चला जाता है, जिसका बाद में पेमेंट होता है, एडवांस टैक्स वगैरह होता है, असेसमेंट अकाउंटिंग है, वो सब आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सिखाया गया है। तो एक तो AS22 का एस्पेक्ट है ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंटिंग। अब जो अनदर एस्पेक्ट है जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग, जो कि मेन एस्पेक्ट है, जिसके लिए AS22 मेनली बनाया गया, उसका लफड़ा ये है कि अकाउंटिंग इनकम अपने एग्जाम्पल में कितना था। आंसर इज 4 लाख। टैक्सेबल इनकम अपने एग्जाम्पल में कितना था? आंसर इज 3,60,000। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था? आंसर इज 40,000।
तो एस 22 बोलता है कि अकाउंटिंग इनकम जो पीएल में पीबीटी निकलता है, टैक्सेबल इनकम जो आप लोग इनकम टैक्स की क्लास में सीखते हैं, सोनी सर आपको सिखाते हैं या टैक्स के सर लोग आपको सिखाते हैं, टैक्सेबल इनकम, दोनों के बीच में गैप 40,000। ये जो डिफरेंस है ये दो तरह का होता है, परमानेंट डिफरेंस या फिर टेम्पोररी डिफरेंस। डेप्रिसिएशन की वजह से जो डिफरेंस होता है उसको टेम्पररी या टाइमिंग, टेम्पररी आप लोग मत बोलिए, आप लोग टाइमिंग बोलिए, फाइनल वाले बच्चे टेम्पररी बोलते हैं। परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस। तो डेप्रिसिएशन वाला जो डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस का नॉलेज क्या है कि अगर कोई डिफरेंस कोई भी साल में पैदा होता है और बाद में अगर वो रिवर्स होने की ताकत रखता है तो उसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। और टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग होता है। और डिफर्ड टैक्स का फॉर्मूला यही है कि डिफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टाइमिंग डिफरेंस इनटू फ्यूचर टैक्स रेट। माइंड दिस वर्ड, डिफर्ड टैक्स का कंप्यूटेशन फ्यूचर टैक्स रेट के बेसिस पे होता है। इस वाले करंट टैक्स रेट के बेसिस पे नहीं, इस वाले 30% के बेसिस पे नहीं, अगले साल वाला जो टैक्स का रेट रहेगा उसकी बेसिस पे। और अगले साल का टैक्स का रेट इंडिया में फरवरी में मालूम चल जाता है। तो आपने तो डेफर्ड टैक्स का मेजरमेंट मार्च में करते हैं, तो मार्च तक अपने को डेफर्ड टैक्स का रेट मालूम रहता है। तो डेफर्ड टैक्स इज मेजर्ड यूजिंग फ्यूचर टैक्स रेट, करंट टैक्सेस आर मेजर्ड यूजिंग करंट टैक्स रेट। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं जो किसी भी साल में ओरिजिनेट होते हैं और फ्यूचर में रिवर्स करने की इनकी ताकत होती है, उनको हम लोग टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। अब जैसे डेप्रिसिएशन का स्टोरी देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया का असेट खरीदते हैं और आप बुक्स में 10-10 हजार करके 10 साल डेप्रिसिएशन देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट, पहला साल का डेप्रिसिएशन 10,000, अकाउंट्स में 10,000। इनकम टैक्स में मान लो आपको बोला गया कि हम इसका 50-50 हजार करके 2 बार क्लेम देंगे, तो पहला साल में इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आया 50,000, लेकिन 2 साल में 1 लाख हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। और अकाउंट्स में भी 10 साल में 1 लाख होगा ना। माने टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाला भी 1 लाख रुपया डेबिट करेगा, टैक्स वाला भी 1 लाख रुपया देगा। लेकिन टाइमिंग का फर्क हो रहा है ना, ये 10 साल में दे रहा है, वो 2 साल में दे रहा है। तो व्हेन टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड एज पर बुक्स एंड एज पर IT आर सेम, only the timing is different. Some gives in 2 years, some gives in 10 years, some rate is 15%, some rate is 25%. तो ये सब के कारण जो डिफरेंस होता है उसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। ये डिफरेंस कोई भी 1 साल में पैदा होता है और फ्यूचर में इनके अंदर रिवर्स करने की ताकत होती है। तो जो डेप्रिसिएशन में 10,000 और 50,000 का एग्जांपल ले रहा था फर्स्ट ईयर का, तो वहां देखिए 40,000 का डिफरेंस पैदा हुआ। फिर सेकेंड ईयर में फिर से 10,000 और 50,000, 40,000 का और डिफरेंस पैदा हुआ, 80,000 का डिफरेंस पैदा हो गया। पर वो अगले 8 साल में अकाउंट्स का तो डेप्रिसिएशन 10,000 है, पर टैक्स में तो 0,00000 है अगले 8 साल तक। तो वो 80,000 जो 2 साल में डिफरेंस पैदा हुआ वो अगले 8 साल में रिवर्स कर जाएगा। ऐसे डिफरेंसेस को टाइमिंग डिफरेंस बोला जाता है। तो इस केस में क्योंकि ये मेरा डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है, इसको अगर मैं फ्यूचर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40,000 इंटू से फ्यूचर टैक्स रेट इज 25% से, तो 40,000 इंटू 25% 10,000 रुपया इज माई डेफर्ड टैक्स। इस डेफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हमें लेक्चर देगा, जिसका रिवीजन मैं तुमको अभी करवा रहा हूं। नाउ लिसन, टाइमिंग डिफरेंस तो बता दिया। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? ये ऐसा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में जो किसी भी 1 साल में ओरिजिनेट होता है लेकिन फ्यूचर में कभी भी रिवर्स होने की ताकत नहीं रखता। दीज आर द डिफरेंसेस, दे ओनली ओरिजिनेट, दे डू नॉट रिवर्स, दे हैव नो कैपेसिटी टू गेट रिवर्स्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड परमानेंट डिफरेंसेस। जैसे डोनेशन पेड होता है टू अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट। अब मान लो मैंने डोनेशन 1 लाख का पेमेंट किया, तो हम तो अपने पीएल में डेबिट कर देंगे क्योंकि मैंने पे किया है, डोनेशन खर्चा है। पर इनकम टैक्स वाला अलाउ नहीं करता है, बोलता है नो यू हैव पेड इट टू अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, और वो अगला बार भी अलाउ नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन में तो कम से कम ये इस बार कम अलाउ हुआ तो बाद में ज्यादा अलाउ हो जाएगा।
पर ये सब तो ऐसा खर्चा है जो इनकम टैक्स वाला अलाउ ही नहीं करता है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को बोलते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस का कोई डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग नहीं होता। परमानेंट डिफरेंस अगर आया तो बस उसको भूल जाइए, उसका डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग मत कीजिए। उस साल सिर्फ करेंट टैक्स का अकाउंटिंग कर दीजिएगा, जो मैंने 1,08,000 आपको बोला। लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस की वजह से पैदा होता है तो उसका अकाउंटिंग करने का लेसन AS 22 में है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर डेफर्ड टैक्स का बात करें तो वो या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा या डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। डेफर्ड टैक्स दो ही तरह का होता है, या तो लायबिलिटी या एसेट। लायबिलिटी कब होता है? अगर कोई डिफरेंस जो आपने अभी पैदा किया वो अगर आपके फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखिएगा, वो अगर आपके फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देगा डिफरेंस की वजह से, फ्यूचर में अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा अभी, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा। मतलब अगर इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो 40,000 का, इसकी वजह से अगर फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। ये 10,000 फिर डेफर्ड टैक्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर मेरा फ्यूचर का इनकम टैक्स लायबिलिटी किसी भी डिफरेंस की वजह से गिर जाएगा तो मैं बोलूंगा, अगर कोई भी टाइमिंग डिफरेंस मेरे टैक्स लायबिलिटी को गिरा देगा तो मैं बोलूंगा दिस इज माई डेफर्ड टैक्स असेट, या दिस टाइमिंग डिफरेंस गिव्स राइज टू ए डेफर्ड टैक्स असेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपया का असेट खरीदा, अकाउंट्स में मैं इसको 5 साल में डिप्रिशिएट कर रहा हूं, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 अकाउंट्स में। और इनकम टैक्स में मैं 2 साल में डिप्रिशिएट कर रहा हूं 50,000, 50,000। इनकम टैक्स वाला बोला एसेट डिप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हो। तो अभी जो मेरा डिफरेंस पैदा हुआ, देखिए 30, 30, 20, 20, 20। अब ये जो 30-30 है, यहां आईटी वाला डिप्रिसिएशन ज्यादा है, अकाउंट्स वाला कम है। कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो, इनको बोलेंगे कि ये 30-30 का डिफरेंस पैदा हुआ 60, और 20-20 करके 3 बार में रिवर्स हो गया 60। जब ओरिजिनेशन का टोटल अमाउंट और रिवर्सल का टोटल अमाउंट सेम हो जाता है, आप समझ जाना ये टाइमिंग डिफरेंस है, वक्त का फर्क है। 100 ये भी बोलता है, 100 ये भी बोलता है। इनकम टैक्स वाला 30-30 करके पहले 2 साल में ज्यादा डिप्रिसिएशन अलाउ किया, बाद के 3 साल में 20-20 करके कम अलाउ करेगा, क्योंकि वो लोग अलाउ ही नहीं करेगा अगले 3 साल में, जबकि हम अकाउंट्स में तो अगले 3 साल में भी डिप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि 30-30 करके 2 साल ज्यादा क्लेम ले लो। 30-30 करके ज्यादा क्लेम लेने की वजह से अभी टैक्स कम देना होगा, लेकिन फ्यूचर का टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां साल का टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त हम डिप्रिसिएशन का क्लेम आपको नहीं देंगे। तो ये जो दोनों डिफरेंस आप देख रहे हो, ये जो दोनों 30-30 हजार का डिफरेंस आप देख रहे हो, ये वो टाइमिंग डिफरेंस है जो फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देगा। और ये तभी होता है जब इस साल आपने फायदा उठाया है, तो फ्यूचर में पेन होगा। अभी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम में पेन होगा, अभी अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो एग्जाम टाइम में फायदा होगा। अभी पेन ले लो, बाद में पेन कम है, अभी पेन मत लो, बाद में पेन होगा। तो कॉन्सेप्ट इज, ये जो 30-30 हजार रुपया है, दिस मल्टीप्लाइड बाई फ्यूचर टैक्स रेट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में हमें डिप्रिसिएशन का क्लेम आईटी में नहीं मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का बात करूं तो 30,000 इंटू 25% से दिस इज माई फ्यूचर टैक्स रेट, 7,500 इज माई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड ईयर में भी
30,000 इंटू 25% इज माई deferred tax liability. Say rate is not changing. थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में 20,000 इंटू 25% दैट इज 5,000 इज माई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सिंग. ये 5,000 इज माई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सिंग. पांचवा साल का भी 5,000 इज माई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सिंग. तो ये जो दोनों डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पैदा हुआ, इसका जर्नल एंट्री होता है P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 7,500 करके 2 साल. और अगले 3 साल में यही जर्नल एंट्री अपोजिट हो जाएगा. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू P&L 5,000 5,000 5,000 करके 3 बार. तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंटिंग इस तरह से होता है. अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं एक नया एग्जाम्पल, इसको तो रिपीट नहीं करूंगा, एक नया एग्जाम्पल मान लो लेता हूं कि भाई मान लो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख आया और हम एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी जो भी बोलो, हम उसका पीएल में प्रोविजन बनाए 50,000 रुपया, लेकिन वॉज नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो आपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 43B में था, मैं सेक्शन वेक्शन भूल गया हूं. इनकम टैक्स में इस तरह के खर्चों को अलाउ नहीं करते, इसको पेमेंट बेसिस पे अलाउ करते हैं. तो मेरे को इस साल ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, तो मेरा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 3,50,000, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज ए डिसअलाउड इनकम, disallowed expense, sorry, not allowed, but it will be allowable in the next year because I'll be making the payment in that year. तो इनको बोलते हैं certain expenses allowed on cash basis भी बोलते हैं इनकम टैक्स के टीचर लोग. तो अब हम 3.5 लाख पे टैक्स दे देंगे, हमको देखो फायदा हो गया, टैक्स नहीं देना पड़ा. उल्टा बोल दिए, सॉरी, 4 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख पे टैक्स देंगे क्योंकि डिसअलाउड कर दिया मेरा. तो डिसअलाउड करेंगे तो हम एड बैक कर देंगे, तो हमको 4.5 लाख पे टैक्स देना होगा. तो हम अभी टैक्स ज्यादा दे दिए, लेकिन फ्यूचर में जिस साल भी हम इस एक्साइज ड्यूटी को पे करेंगे, हमको इनकम टैक्स वाला लोग अलाउ कर देगा, तो हमको फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा. तो ये जो डिफरेंस है 4 लाख और 4.5 लाख का, 50,000 का टाइमिंग डिफरेंस, ये मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट पैदा करके देगा. तो वापस से हम इसको 50,000 को 25% से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी 12,500 रुपया आया, दिस इज माई डेफर्ड टैक्स असेट. तो जो भी टाइमिंग डिफरेंस फ्यूचर के टैक्स लाइबिलिटी को गिरा दे, वो डेफर्ड टैक्स असेट पैदा करता है, और जो भी टाइमिंग डिफरेंस फ्यूचर की टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ा दे, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पैदा करता है. तो इंक्रीज इन फ्यूचर टैक्स creates deferred tax liability. Reduction in the future tax liability is a deferred tax asset का item. Deferred tax asset का जर्नल एंट्री होता है deferred tax asset to PL. सेम एंट्री आप देखो ना, जैसे PL to deferred tax liability नहीं था क्या, वैसे ही तो एंट्री है, देखो ना, डेफर्ड टैक्स असेट टू पीएल. और ये भी जब रिवर्स होता है, उल्टा होता है, जब माने जिस साल सच्ची में आप एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, उस साल आप इनकम टैक्स बचा लेंगे, तो डेफर्ड टैक्स असेट का एंट्री उल्टा हो जाएगा. तो जब भी डेफर्ड टैक्स असेट पैदा होता है, ओरिजिनेट होता है, तो दिस इज द जर्नल एंट्री. जब भी रिवर्स होता है, ऑपोजिट विल बी द जर्नल एंट्री. लेकिन डेफर्ड टैक्स असेट अगर आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो आईसीएआई ने एज 22 में कुछ कंजर्वेटिज्म, जिसको प्रूडेंस भी बोलते हो, कुछ प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट यूज करने बोला है. एज 22 बोलता है कि डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि आप फ्यूचर में कोई चीज का फायदा उठाएंगे, उसका आप असेट लिख के पीएल क्रेडिट कर रहे हो, तो एक तरह से आप फ्यूचर के इनकम को रिकॉर्ड कर ले रहे हो. तो ये हम इतनी आराम से लिखने नहीं देंगे. एज 22 बोलता है कि अगर आपको डेफर्ड टैक्स असेट लिखना है, तो आप फ्यूचर में एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे
उस समय आपको टैक्सेबल इनकम होगा, तभी तो आप क्लेम ले पाएंगे। तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होने का प्रोबेबिलिटी का आपको क्या भरोसा है? अगर आपको भरोसा है कि हम फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कमा पाएंगे, एक्साइज ड्यूटी पे कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे इनकम टैक्स में, तब तो आप डेफर्ड टैक्स असेट लिखो बुक्स में, तब तो आप ये वाला एंट्री पास करो। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप इसका फायदा उठा पाएंगे, तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स असेट की अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एज 22 का एग्जैक्ट रूल क्या है मैं आपको बताता हूं कि कंपनी अगर पहले से प्रॉफिट मेकिंग है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी अगर पहले से प्रॉफिट मेकिंग है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, ये लोग के बैलेंस शीट में हमेशा प्रॉफिट रहता है पीएल में। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और उसको यही वाला 12,500 का डेफर्ड टैक्स असेट लिखना है, ये वाला डेफर्ड टैक्स असेट लिखना है, तो इस कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको एज 22 ने बोला कि आर यू रीजनेबली सर्टेन, क्या आपको मोरलेस भरोसा है, आर यू रीजनेबली सर्टेन दैट यू विल अर्न फ्यूचर टैक्सेबल इनकम? ये कंपनी लोग बोलेगा यस, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, आगे भी प्रॉफिट कमाएंगे ही। तो बोला गो एंड रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्स असेट, नो प्रॉब्लम। So for a profit making entity, deferred tax asset can be recorded if they have reasonable certainty that they will earn future taxable income against which their deferred tax asset can be recovered, realized. That's it. लेकिन अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी है, लॉस मेकिंग एंटिटी है और उसको अगर ये 12,500 का डेफर्ड टैक्स असेट लिखना है, तो उसको इंस्टीट्यूट बोलता है कि यू हैव टू हैव वर्चुअल सर्टेनिटी। मतलब उनको बोलेगा कि क्या तुम फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम अर्न करोगे? वो अगर बोला हां, तो उसको बोला कैसे? तुम तो लॉस करते हो हर साल, तुम कैसे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम अर्न करोगे? वो बोलेगा नहीं, आई एम श्योर। तो बोलेगा बोली का श्योर कि सच्ची का श्योर? वो बोलेगा नहीं, सच्ची का श्योर। तो बोलेगा एविडेंस दिखाओ। तो बोलेगा मेरे पास फ्यूचर में इतना इतना सेल ऑर्डर आया है, हम उस सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो बोलेगा एग्जीक्यूट कैसे कर लोगे? तुम कर पाओगे? ताकत है? और बोला अगर वो सेल ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो बोला कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी मिलेगा हमको, पेनल्टी मिलेगा हमको, वो लोग कैंसिल करेगा तो किसी भी तरीके से मेरा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो अगर वो भरोसे के साथ, एविडेंस के साथ, वर्चुअल सर्टेनिटी के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो कंपनी अगर श्योर है कि, लॉस मेकिंग कंपनी अगर श्योर है कि उसको फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगा, तो वो डेफर्ड टैक्स असेट लिख पाएगा। सो डेफर्ड टैक्स असेट इफ टू बी रिकॉर्डेड बाय ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, दे ओनली नीड या इट ओनली नीड्स रीजनेबल सर्टेनिटी फॉर फ्यूचर इनकम्स। बट डेफर्ड टैक्स असेट टू बी रिकॉर्डेड बाय ए लॉस मेकिंग एंटिटी, then it needs virtual certainty supported by evidences for future taxable income. और उस एविडेंसेस का नोट्स में डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। अब आता है बात कि सर ये जो हम लोगों के अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रीसिएशन होते हैं, ये जो हम लोगों का कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है, जो इनकम टैक्स की क्लास में हम लोग सुनते हैं, इनका कोई डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग होता है? यस, अलग से होता है। एक तो आप टाइमिंग डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर टैक्स रेट इक्वल टू डेफर्ड टैक्स, पिछले 20 मिनट के रिवीजन में देखे आप, ये अलग है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप लोग इनकम टैक्स की क्लास में सुने होंगे, कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इनकम टैक्स की क्लास में सुने होंगे। अगर कोई कंपनी का कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आया 40 लाख का, तो वो कंपनी ये बोल पाएगी ना कि भाई फ्यूचर में जब भी मेरे को टैक्सेबल इनकम होगा, हमको टैक्स कम देना होगा क्योंकि मेरा कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, हम अगले साल की प्रॉफिट से टैक्सेबल इनकम से एडजस्ट कर देंगे, हमको टैक्स कम देना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये आइटम कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तुम्हारे फ्यूचर के टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देगा, तो ये एक डेफर्ड टैक्स असेट पैदा करेगा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर टैक्स रेट इज योर डेफर्ड टैक्स असेट।
और यही हाल अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन का भी है, यही हाल कैरिड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस का भी है। तो इनको अलग से पढ़ा जाता है कि ये सब आइटम डेफर्ड टैक्स एसेट पैदा करती हैं। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट लिखोगे तो कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस वो तो चेक करना ही होगा। तो अगर आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन का डेफर्ड टैक्स एसेट लिखने जा रहे हो, कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का डेफर्ड टैक्स एसेट लिखने जा रहे हो, इनका अगर आप लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो वही वाला प्रूडेंस वाला रूल लगेगा जो आपने पहले देखा। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी आप अगर पहले से हैं तो रीजनेबल सर्टेनिटी से काम हो जाएगा, लॉस मेकिंग एंटिटी आप अगर हैं तो वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिएगा। लेकिन अगर आपका कैरिड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है, मान लीजिए 100 लाख का, इसका 25% आपको डेफर्ड टैक्स एसेट लिखना है, तो आप कैसी भी एंटिटी हो, इवन रिलायंस, टिस्को, इंफोसिस, ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, तो भी इन लोगों को वर्चुअल सर्टेनिटी ही चाहिए, और वो भी टू अर्न कैपिटल गेन इनकम। आप लोगों ने सुना होगा कि कैपिटल लॉसेस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, सुना है ना? तो ये याद रखिएगा कि कैरिड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस का डेफर्ड टैक्स असेट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड बाय एनी टाइप ऑफ एंटिटी इफ दे हैव वर्चुअल सर्टेनिटी अबाउट earning capital gain incomes against which such capital losses can be adjusted। अब आइए अगला टॉपिक। मान लीजिए एक एंटिटी का पहला साल है 2021, उसके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फाइनल अमाउंट आया 20 लाख और उसके डेफर्ड टैक्स एसेट आया 6 लाख, उसका नेट डेफर्ड टैक्स है 14 लाख। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों हैं तो आप नेट कर दीजिएगा, और नेट करके ही पीएल में लिखिएगा, नेट करके ही बैलेंस शीट में लिखिएगा। आपको याद होगा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करेंट एसेट के रूप में लिखा जाता है। वो जो 3, 4, 4, 5, 6 का जो रूल हमने कंपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बताया था ना, उसमें डेफर्ड टैक्स देखिएगा नॉन करेंट एसेट में लिखा जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, पर वहीं पे देखिएगा वहां पे भी नेट वर्ड लिखा है। तो ये नेट करके आप बैलेंस शीट में लिखोगे। लेकिन नेट करने का भी एक रूल है जो कि आपके सीए इंटर में ऑलवेज फिट बैठता है, क्योंकि इंडिया सीए इंटर में खाली इनकम टैक्स इंडियन डिस्कशन के बारे में, इंडियन कंपनी के बारे में डिस्कस होता है, माने इंडिया का इनकम टैक्स डिस्कस होता है। इसमें रूल ये है कि आपको हम दोनों को नेट करने तभी देंगे अगर दोनों सेम आईटी रूल से आया है। हमारे यहाँ आईटी रूल चलता है 1961, तो ये दोनों अगर सेम रूल से आया है, लेकिन सोचो एक अगर इंडिया इनकम टैक्स से आता है, एक अगर अमेरिकन इनकम टैक्स से आता, सेट ऑफ करने नहीं मिलता। तो सेट ऑफ इज ओनली परमिसिबल if both the deferred tax asset and deferred tax liability have arisen from the same tax law and provision for tax and advance tax can be adjusted। तो इंडिया में आपको मालूम होगा अगर मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख है और एडवांस टैक्स 35 लाख है तो मुझे एडजस्ट करके 5 लाख ही देना पड़ता है, एडवांस टैक्स एडजस्ट करके टैक्स का पेमेंट होता है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट को भी सेट ऑफ करके बैलेंस शीट में नेट करके दिखाएंगे, और अगर नेट में लायबिलिटी आया तो नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, नेट में अगर असेट आया तो नॉन करेंट असेट में दिखाएंगे। लेकिन नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमको इनका अलग अलग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वजह क्या है, डेप्रीशिएशन के डिफरेंस की वजह से आया कि किसी और के आया, डेफर्ड टैक्स एसेट अनपेड एक्साइज ड्यूटी की वजह से आया कि किसी और चीज की वजह से आया, वो डिस्क्लोजर हमें अलग से देना पड़ेगा। इसको बोलते ब्रेकअप ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 2-3 पॉइंट और बचा छोटा छोटा, उसका रिवीजन करवा देते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस आपको रियल वाला जो मेरा डिटेल वाला पढ़ाई है उसी से करना होगा।
वो है कि अगर कोई कंपनी इनकम टैक्स में टैक्स हॉलिडे एंजॉय करता है। क्या एंजॉय करता है? टैक्स हॉलिडे। आप लोगों के इनकम टैक्स में जो चैप्टर 6A या 6B ना कुछ है ना, 80s के जो सेक्शंस हैं, या 10A, 10B, 10C वगैरह जो सेक्शंस हैं, फ्री ट्रेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस तरह की कंपनियों को बोला गया कि अगर आपका 10 साल का टैक्स हॉलिडे है, एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपका 10 साल का टैक्स हॉलिडे, ये 10 साल है यहां पे, तो इसी 10 साल में अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस पैदा होता है 100 लाख, वो ओरिजिनेट, जीरो नहीं है, ओरिजिनेट करता है, और इसी 10 साल में अगर रिवर्स कर जाता है से 70 लाख रुपया, तो आउट ऑफ 100 70 का अकाउंटिंग नहीं होगा। मीन्स टाइमिंग डिफरेंस which are expected to be reversed during the holiday cannot be journalized, cannot be recorded, because at that time there will be no taxes, you are enjoying holiday. लेकिन इसमें से 30 लाख अगर 11वां, 12वां और 13वां साल में रिवर्स होगा, तो इसका डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग वैसे ही नॉर्मल किया जाएगा जैसा हम लोग करते हैं। ओरिजिनेशन के समय माने पहला साल में ओरिजिनेशन का अकाउंटिंग, 11वां, 12वां, 13वां साल में रिवर्सल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर टाइमिंग डिफरेंस छुट्टी के पीरियड में रिवर्स हो जाता है, तो उतने टाइमिंग डिफरेंस का अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। जैसे 100 में से मैंने 70 का अकाउंटिंग नहीं किया, पर 30 का अकाउंटिंग मुझे इसी साल में करना होगा, और उन्हीं अकाउंटिंग का जर्नल को रिवर्स करने का अकाउंटिंग 11th, 12th और 13th ईयर में करना पड़ेगा। और इसमें एक रूल और है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो 10 साल का ये हॉलिडे पीरियड का बॉक्स है। फर्स्ट ईयर में मेरा टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ 40, सेकेंड ईयर में मेरा टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ 50, तो 90 ओरिजिनेट हो गया टोटल। अगले 8 सालों में रिवर्स होगा, मान लीजिए 70 अगले 8 साल में, और बाकी 20 छुट्टी के बाद रिवर्स होगा। तो सिर्फ 20 का अकाउंटिंग होगा आउट ऑफ 90, बिकॉज आउट ऑफ 90 70 इज रिवर्सिंग ड्यूरिंग द हॉलिडे फॉर विच नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। बट 20 का तो अकाउंटिंग होगा, तो 20 किस में से लेंगे, कैसे लेंगे? इसका रूल है फीफो। फीफो मींस ये 40 जो ओरिजिनेट हुआ, ये पहले रिवर्स हो गया इस 70 के साथ। तो 40 पैदा हुआ छुट्टी में, रिवर्स भी हो गया छुट्टी में, क्योंकि 40 छुट्टी में रिवर्स हो गया, हॉलिडे में नो अकाउंटिंग। अब आया फर्स्ट फीफो के हिसाब से सेकेंड वाला 50, ये 50 ओरिजिनेट हुआ यहां, इसमें से 30 रिवर्स हुआ यहां। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 40 इन होकर के 40 आउट हो गया छुट्टी में, 50 इन होकर 30 आउट हो गया छुट्टी में, 20 आउट होगा आफ्टर दी हॉलिडे, तो खाली 20 का अकाउंटिंग करना होगा। तो हम सेकेंड ईयर में 20 का ओरिजिनेट का अकाउंटिंग करेंगे, 11th 12th ईयर में 20 का रिवर्सल का अकाउंटिंग करेंगे। ये हॉलिडे पीरियड के लिए एक स्पेशल रूल है जो आपको अलग से मैंने डिस्कस कर दिया। सो विद दिस आवर रिवीजन ऑफ डेफर्ड टैक्सेस AS 22 इज ओवर। बाकी AS 22 बहुत बड़ा है, आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है। होप दिस रिवीजन एक बार आपको पूरा ब्रशअप करने के काम आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, अगर किसी भी एंटिटी के ऊपर AS 22 पहली बार एप्लीकेबल होता है कोई भी साल में, जैसे मान लो मेरे ऊपर पहली बार 2021 में एप्लीकेबल हुआ, इसके पहले हम ऑडिट वाला कंपनी नहीं थे, मैं प्रोप्राइटरशिप हूं, मेरा ऑडिट नहीं होता था। 2021 में मेरा ऑडिट लिमिट आ गया, सेल मेरा वो जितना भी रेवेन्यू 1 करोड़ ना कितना का लिमिट है ना, वो क्रॉस कर गया। तो अब मेरे को AS 22 फॉलो करना है, तो मेरे जितने भी पुराने डेफर्ड टैक्स के बैलेंस हैं उनको मेरे को बुक्स में लाना होगा। तो मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव कंप्यूटेशन करना होगा, और वो कंप्यूटेशन मुझे 1420 को करना होगा, और मेरा जितना भी डेफर्ड टैक्स है, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस, हमको रिकॉर्ड करना होगा। और उसके लिए हम करेंट ईयर PL को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, हम मेरा जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंसेस है उसको डेबिट क्रेडिट करके डेफर्ड टैक्स को बुक्स में 1420 को ही ले आएंगे। इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन बाकी अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।